गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सभी को एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में बताऊंगा। हम मनुष्यों ने इस धरती के सब्सटेंस को अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है और किसी भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल किया। जैसे हम लोगों ने चेंजेस के आधार पे उसमें स्लो होता है कि फास्ट होता है, इस आधार पे क्लासिफिकेशन किया। वो चेंजेस नेचुरल है कि मैन मेड है, उस आधार पे क्लासिफिकेशन किया है। उसमें जो चेंजेस हो रहा है वो फिजिकली हो रहा है या फिर केमिकली हो रहा है, इस आधार पर भी हम लोगों ने सब्सटेंस को क्लासीफाई किया। आज हम लोग जो है एक नए मेथड को जानेंगे सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन करने का, वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पुराने समय में लोगों ने जो है सब्सटेंस को जो कि खाने योग्य था उसे खाया, उसके स्वाद को पहचाना और उस स्वाद के आधार पर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया। उन्होंने हर वो चीज़ को जिसमें कि खट्टा स्वाद होता था उसको एसिड नाम दिया। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे खट्टे दूध का, जो कि दूध के फटने के बाद बनता है, उसमें उसने लैक्टिक एसिड पाया। अगर हम लोग बात करेंगे टमाटर की, जो कि हल्के स्वाद में खट्टे होते हैं, उसमें उसने ऑक्जेलिक एसिड पाया। इमली में, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया। एप्पल में मैलिक एसिड पाया। उसी आधार पर जब उसने सब्सटेंस को चखा और पाया कि उसका स्वाद जो है थोड़ा सा तीता होता है या फिर बीटर स्वाद होता है, तीखा होता है, तो वैसे सब्सटेंस को उसने बेसिस नाम दिया। हर वो चीज़ जो खाने के बाद हमें बीटर टेस्ट देता है, तीता स्वाद देता है, तीखा स्वाद देता है, उसको हम लोग बेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे बीटर गार्ड, चिली, ये सभी जो है स्वाद में तीता होता है। और जो चीज़ें खाने में हमें नमकीन लगता है, जिसका कि टेस्ट सॉल्टी होता है, उसको हम लोगों ने सॉल्ट के आधार पे कैटेगराइज किया। लेकिन इस आधार पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते थे जिसको कि हम लोग खा सकते थे। वैसे चीज़ जिसको कि खाना मुश्किल था, किसी गंदे चीज़ की बात करें जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग चख नहीं सकते हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग स्वाद के आधार पर क्लासीफाई भी नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए हम लोगों ने जो है जो सबसे मेन तरीका को अपनाया, वो तरीका था आपका आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस एक पहला व्यक्ति था जिसने कि सब्सटेंस को क्लासीफाई करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड दिया। आर्हेनियस ने बताया कि हर वो सब्सटेंस, केमिकल्स, जिसको कि अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कराते हैं और पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, वो एसिड है। मतलब एसिड आर द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। हर वो चीज़ जो पानी में घुलने के बाद जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है या फिर H3O+ रिलीज करता है, वो एसिड है। आर्हेनियस ही जो था पहला पर्सन था जिसने कि ये बताया कि अगर हम लोग किसी भी केमिकल्स को पानी में डिजॉल्व कराएं और डिजॉल्व करने के पश्चात, घुलने के पश्चात वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, OH- आयन को रिलीज कर दे, तो बेसिस है। और हर वो सब्सटेंस जिसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कराए और पानी में डिजॉल्व करने के बाद जो है वो न तो H+ या फिर H3O+ रिलीज करे या न तो OH- को रिलीज करे। मतलब वैसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के पश्चात न तो हाइड्रोनियम आयन देता है और न तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, आर्हेनियस ने वैसे सब्सटेंस को सॉल्ट नाम दिया। इसके अलावा हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस है जिसको कि अगर एसिड में डालेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा। जैसे अगर लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में डालते हैं तो रेड कलर में टर्न हो जाता है। किसी भी कलर के लिटमस पेपर को डालें, ब्लू को डालें तो रेड हो जाएगा, रेड को डालेंगे तो रेड ही रहेगा, तो वो एसिड है।
अगर हम लोग बेसिस में लिटमस पेपर को डुबाते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, अगर वो रेड लिटमस है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर सॉल्ट पे हम लोग लिटमस पेपर को डालते हैं तो कलरलेस रहता है, जनरली कलरलेस या फिर वाइट हो जाता है। तो इंडिकेटर्स भी एक आधार है जिसके द्वारा जो है हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट को पहचान सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो सब्सटेंस को एक नए तरीके से परिभाषित करने का, एक नए तरीके से कैटेगराइज करने का ही तरीका है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम लोग पारी पारी से एक ही सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से एक बार एसिड के बारे में। एसिड क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्वाद में खट्टा टेस्ट देता है वही एसिड है। हर वो चीज़ जिसको कि अगर हम लोग चखेंगे और अगर वो स्वाद में खट्टा टेस्ट देगा तो उसे हम लोग एसिड कहेंगे। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया था कि चूंकि सभी चीज़ों को चखना संभव नहीं है, हर चीज़ खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए स्वाद के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में हम लोग इंडिकेटर्स डालेंगे और उसमें कलर चेंज हो जाएगा तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि क्या है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे तो हमें जो है रेड कलर मिलेगा, अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस को डालेंगे तो रेड ही रहेगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी बताया था, आर्हेनियस थ्योरी के आधार पर भी हम लोग केमिकली एसिड को पहचान सकते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से अगर किसी एसिड में पानी डाला जाए, किसी एसिड को पानी में डिजॉल्व करा जाए तो वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन लिबरेट करेगा। मतलब अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि अगर हम लोग किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तो ये जो है हाइड्रोनियम आयन देगा, तो ये जो है एसिड है। अगर पानी में डिजॉल्व होने के उपरांत जो है H3O+ या फिर H+ आयन लिबरेट करता है तो एसिड है। Acid are the substance which dissolve in water and produces hydronium ion और हाइड्रोजन आयन। एसिड को पहचानने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी हम लोग केमिकल को लिखते हैं, अगर वो इनऑर्गेनिक केमिकल है तो उसके आगे में आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं HCl, देखिए आगे में हाइड्रोजन है। HBr, इसके भी आगे में देखिए हाइड्रोजन है। H2SO4, इसके भी आगे में हाइड्रोजन है। H3PO4, इसके भी आगे में हाइड्रोजन है। मतलब एसिड जो है, जो भी रहेगा उसके आगे में, अगर वो इनऑर्गेनिक एसिड है तो उसके आगे में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। अगर ऑर्गेनिक एसिड रहेगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर जैसे हम लिखते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड, तो इसमें आपको लास्ट में हाइड्रोजन देखना है। CH3COOH, अगर हम लोग लिखते हैं एसिटिक एसिड का, तो उसके लास्ट में आपको हाइड्रोजन देखना है। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपको हाइड्रोजन आयन जो है लास्ट में दिखेगा और इनऑर्गेनिक एसिड में जो है आपको पहले दिखेगा। तो आप केमिकल्स को देख कर भी पहचान सकते हैं वो एसिड है या नहीं है। हाइड्रोजन दिख रहा है मतलब वो एसिड है। सीधा कॉन्सेप्ट कि अगर हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और अगर आगे तरफ है तो वो समझ लीजिए इनऑर्गेनिक एसिड है, और अगर वो हाइड्रोजन पीछे तरफ में है, बाद में है, तो है ऑर्गेनिक एसिड। तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद ही हम लोग एसिड को पहचान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसिड कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है सोर्स के आधार पे, वो हमको मिला कहाँ से। अगर वो एसिड हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिला है, अर्थ क्रस्ट से मिला है, तो वो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है उसके आगे में हाइड्रोजन रहेगा, जैसे HCl, HBr, H2SO4, H3PO4, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन अगर ये एसिड हमें किसी ऑर्गेनिज्म से मिला है, किसी प्लांट से मिला है या किसी फिर एनिमल से मिला है तो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे माइलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक एसिड है। तो सोर्स के आधार पे भी हम लोग एसिड को पहचान सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिला है तो उसे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, और अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिला है तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। दूसरा तरीका है एसिड को पहचानने का, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को लिबरेट करता है।
तो अगर हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन लिबरेट करता है। तो जो एसिड जितना ज़्यादा लिबरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसिड जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को लिबरेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो धीरे धीरे लिबरेट करता है तो वीक एसिड है। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब HCl, HBr, H2SO4, H3PO4 ये सभी इनऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रखेंगे। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जैसे HCOH, CH3COH वगैरह वगैरह। ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है और ये सभी वीक एसिड होता है। तो हम लोग स्ट्रेंथ के आधार पे भी हम लोग एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस चीज को हम लोग नए टर्म में कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी होता क्या है इसको हम लोग पहले समझते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, सबसे पहले इस टर्म को समझा जाए तब हम लोग को समझने में आसानी होगा। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड के केसेस में हम लोग बोलेंगे बेसिसिटी। यहां पर बेसिसिटी का अर्थ है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। कोई भी एसिड कितना हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करता है उसे ही हम लोग बेसिसिटी कहते हैं किसी एसिड का। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग इन एसिड की बात करें HCl, HBr, HI, ये सारे के सारे पानी में डिजॉल्व होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। ये एसिड पानी में डिजॉल्व होकर के सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, इसलिए इन सभी को हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। वैसे एसिड जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो है दो हाइड्रोजन को लिबरेट करे, जैसे H2SO4, H2SO3, H2S एक्सेट्रा, जो पानी में डिजॉल्व होकर के दो हाइड्रोजन को लिबरेट करे उसको हम लोग कहते हैं डाइबेसिक एसिड। और जो पानी में डिजॉल्व होकर के तीन हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, जैसे H3PO4, इसको हम लोग कहेंगे ट्राइबेसिक एसिड। तो यहां पर आप आराम से समझ गए होंगे बेसिसिटी किसे कहते हैं। बेसिसिटी का अर्थ होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अगर किसी सब्सटेंस में किसी एसिड को पानी में डिजॉल्व कराए और वो एक हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करेगा पानी में डिजॉल्व होने के बाद, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। उदाहरण के तौर पर HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। अगर किसी एसिड को हम लोग पानी में डिजॉल्व कराए और वो दो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे डाइबेसिक एसिड, जैसे H2SO4, H2SO3, H2S एक्सेट्रा। और अगर किसी एसिड को पानी में डिजॉल्व कराए और वो तीन हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड, जैसे H3PO4। तो इस प्रकार से हम लोग एसिड को जो है अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिसमें अगर हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस रहेगा तो रेड में हो जाएगा, रेड रहेगा तो वो रेड में ही रह जाएगा। एसिड को अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कराएं आर्सेनिक के हिसाब से तो वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा। ये तो हो गई एसिड की बात। अब हम लोग जानते हैं एसिड के टाइप्स के बारे में, एसिड को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सोर्स के आधार पे एसिड को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है हमें हमेशा जो है ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे लैक्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एडिपिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद हो गया टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक एसिड जो है हमें अर्थ क्रस्ट वगैरह से मिलता है, मिनरल से मिलता है, जैसे HCl, HBr, H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा। स्ट्रेंथ के आधार पे भी एसिड दो तरह के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड जितना जल्दी और जितनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे।
लेकिन अगर कोई एसिड धीरे धीरे और कम मात्रा में जो है हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है, उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसके विपरीत जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी जो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को कहते हैं। अगर कोई एसिड पानी में डिजॉल्व होकर के सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करता है तो उसे हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में कहा था HCl, HBr, HI ये सभी मोनोबेसिक एसिड है। और अगर कोई एसिड पानी में डिजॉल्व होकर के दो हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करते हैं तो उसको हम लोग बेसिक एसिड कहते हैं, जैसे H2SO4, H2SO3, H2S एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई एसिड पानी में डिजॉल्व होकर के 3 हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर भी जो है एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए एसिड के बारे में जानकारी। अब सवाल उठता है एसिड को हम लोग बनाते कैसे हैं। एसिड को बनाने के लिए जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस मतलब सीधा सीधी रिएक्शंस करा करके। अगर हाइड्रोजन को जो है हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो ये रिएक्ट करके जो है HCl का फॉर्मेशन करता है जो कि एसिड है। तो अगर कोई जो है नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सीधा एसिड बनाता है तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। जैसे हाइड्रोजन को अगर हम लोग ब्रोमीन से रिएक्ट कराएं तो ये जो है HBr का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा सीधा तरीका हो गया एसिड बनाने का। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म एसिड। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल से रिएक्ट करके सीधा सीधी एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह के एसिड जो बाइनरी एसिड होते हैं। बाइनरी एसिड मतलब हो गया इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहेगा, एक रहेगा हाइड्रोजन, दूसरा कोई भी नॉन मेटल। तो बाइनरी एसिड बनाने के लिए हम लोग सीधा सीधी हाइड्रोजन को नॉन मेटल से रिएक्ट कराते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम लोग किसी भी नॉन मेटल का जैसे सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कर दें तो ये फिर एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कार्बन में अगर हम लोग ऑक्सीजन डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी से में डिजॉल्व होकर के जो है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो सीधा सीधी 2 तरीका जान लीजिए। पहला तरीका हो गया डायरेक्ट सिंथेसिस, जिसमें कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है, इसको हम लोग बाइनरी एसिड कहते हैं। दूसरा तरीका में क्या होता है कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यह नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह के एसिड को हम लोग कहते हैं ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। ऑक्सो एसिड को में जो है 3 एलिमेंट होगा। पहला तो हाइड्रोजन कंपलसरी है क्योंकि एसिड है, दूसरा होगा ऑक्सीजन और तीसरा जो है कोई भी नॉन मेटल। जैसे H2SO3 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीसरा है सल्फर। H2CO3 की बात करें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और तीसरा है कार्बन। तो आप समझ गए होंगे बाइनरी एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन और कोई एक एलिमेंट रहेगा, और ऑक्सो एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और एलिमेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जान लिया एसिड को बनाते कैसे। अब जरूरत है हमें जानने का एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं। सबसे पहला तो जान लीजिए कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा चीज जान लीजिए कि एसिड जो होते हैं पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, और पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेंगे। ये बात अलग है कि रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है अलग अलग एसिड के केसेस में अलग अलग होता है। ऑर्गेनिक एसिड के केसेस में लिबरेशन जो होता है हाइड्रोजन आयन का स्लो होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड के केसेस में ये जो है फास्ट होता है। एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, मतलब अगर किसी भी सरफेस पर अगर हम लोग एसिड को लंबे समय तक हम लोग गिराएंगे तो वो जगह घिस जाएगा।
इसी टेक्निक का इस्तेमाल जो है हम लोग जंग लगे हुए सब्सटेंस को जो साफ करने में करते हैं। उसे अगर हम लोग एसिड में डुबा देते हैं तो धीरे धीरे जंग लगा हुआ पार्ट जो होता है वो सरफेस से घिस जाता है और एक साफ सुथरा हमको सामान मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। जैसे हम पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर एसिड में मेटल डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा। तो हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। किसी भी एसिड में अगर हम लोग मेटल डालेंगे तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे H2SO4 में, अगर हम इसमें सोडियम मेटल डालते हैं तो रिएक्शन के उपरांत में हमको Na2SO4 मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमको मिलता है। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टीज एसिड का, कि अगर एसिड में मेटल डालेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आई एम श्योर आप याद कर लिए होंगे। वर्ल्ड का कोई भी एसिड रहे, अगर हम लोग उसमें मेटल डालेंगे तो एज ए प्रोडक्ट हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। ये सॉल्ट बनाने का तरीका भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट कैसे बनाएंगे तो सीधा सीधी एसिड में मेटल डालिए, आपको सॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपको बोले हाइड्रोजन गैस कैसे बनाए तो सीधा कंसेप्ट है कि एसिड में मेटल डालेंगे तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा हमको। तो इस रिएक्शंस को एक तरह से न पढ़े, इस रिएक्शंस को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट भी समझ करके पढ़े, और साथ ही साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को मानते हुए भी पढ़े कि मतलब अगर हमें सॉल्ट बनानी है तो हमें एसिड में मेटल डालनी है, अगर हमें हाइड्रोजन गैस बनाना है तो एसिड में मेटल डालना है। आई एम श्योर पहला तरीका को आप लोग 3 तरीके से याद कर लिए होंगे। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दूसरा हम इसी के पढ़ते हैं कि सॉल्ट बनाने का तरीका, कि अगर हम सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो एसिड में मेटल को डाल देंगे। और तीसरा हमने जैसा बताया हाइड्रोजन बनाने का तरीका, तो अगर हम हाइड्रोजन गैस चाहते हैं तो हमें एसिड में मेटल डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसिड का जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर एसिड में हम मेटालिक ऑक्साइड डालेंगे, अगर एसिड में हम मेटालिक ऑक्साइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। मतलब एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब हम लोग उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसा कि हम लोग बात करते हैं HCl का। HCl में अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड डाल दें, जिंक ऑक्साइड ये मेटालिक ऑक्साइड है, डाल दे तो ये रिएक्शंस करने के पश्चात जो है हमारे लिए बनाएगा ZnCl2 और प्लस H2O। ZnCl2 जो कि सॉल्ट है और वाटर। तो एक दूसरा तरीका, यहाँ भी जो है इस रिएक्शंस को हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। कि अगर आपसे पूछे सॉल्ट कैसे बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि एसिड में अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सॉल्ट बनाने का ये भी तरीका, मतलब आप एक साथ 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ सॉल्ट बनाने का तरीका भी पढ़ रहे हैं। तो आई एम श्योर ये दोनों रिएक्शन आप समझ होंगे। पहला रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए हम लोग तीसरे रिएक्शंस की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन पे आपको पढ़ना है एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एसिड में अगर आप मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे, अगर सल्फाइड बोले तो SO3-2 और अगर बाइसल्फाइड की बात करें तो HSO3-। ये दोनों रेडिकल्स हैं।
ये किसी मेटल के साथ अटैच रहेंगे। अगर एसिड में हम लोग मेटालिक सल्फाइड और फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं HBr का, इसमें हम लोग जो है Na2SO3 डाल देते हैं, ये दोनों रिएक्शंस करेगा। यहां पर सोडियम और ये ब्रोमीन दोनों रिएक्शंस करके बनाएगा NaBr, और ये हाइड्रोजन और SO3 मिलकर के बनाएगा H2SO3, जो कि वीक बाइंडिंग फोर्स के कारण फिर से जो है स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं H2O में या फिर SO2 में। H2O और SO2 में टूट जाते हैं। मतलब किसी भी एसिड में अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। यहाँ पर आप हमेशा याद कीजिएगा और रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग एसिड में कभी भी H2SO3 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर भी H2SO3 रखेंगे तो ये H2SO3 ये मेटालिक सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास भी SO3 है और इसके पास भी SO3 है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब जो रेडिकल्स इसके पास है वही रेडिकल्स इसके पास है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शंस नहीं होती है। इसलिए आप यहाँ पर जब भी रिएक्शंस कराएंगे तो आपको एसिड में H2SO3 का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर से एक बार हम लोग लेते हैं इस उदाहरण को, तीसरे रिएक्शंस को, कि एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग एसिड में जो है H2SO3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी सॉल्ट बनाने का तरीका है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप सॉल्ट कैसे बनाएं तो आप इस तीसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एसिड में अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो आई एम श्योर ये भी रिएक्शंस आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चौथे रिएक्शंस की बात करते हैं। चौथा रिएक्शंस है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बोनेट का अर्थ होता है CO3-2 एंड बाइकार्बोनेट का अर्थ है HCO3-। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लोग H2SO4 एसिड का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग डाल देते हैं CaCO3। केमिकल रिएक्शंस होगा दोनों में और दोनों रिएक्शंस करके बनाएंगे CaSO4। यहाँ का कैल्शियम और ये SO4 मिलकर के बनाएगा CaSO4, और ये H2 और CO3 दोनों जो है बनाएंगे H2O और CO2। मतलब एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि हम लोग जो है एसिड के तौर पे H2CO3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर H2CO3 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी CO3 रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कभी भी दो सब्सटेंस अगर रिएक्शन करेंगे और उसका पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर निगेटिव रेडिकल्स सेम रहेगा तो वहाँ रिएक्शंस नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा रिएक्शंस लिखने के दौरान में गांठ बांध ले। तो हम लोग आज जो है ये चार प्रॉपर्टी को समझ लिया अभी आसानी से। फिर से चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर एसिड में मेटल डालेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। दूसरा रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया था, एसिड में अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तीसरा रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया था, एसिड में अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। उसी तरह से अगर एसिड में हम लोग मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये तो हो गया कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एसिड का। अब हम लोग कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। एसिड का जो पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी है
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग एसिड में मेटालिक सल्फाइड डालेंगे या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे। मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड। यहां हमें मिलेगा सॉल्ट और H2S गैस मिलेगा। जो मैंने तीसरा रिएक्शन बताया था वहां भी आपको सुनने में लगभग इसी तरह का लगा होगा, लेकिन वो मेरा सल्फाइड था, वहां पर SO3-2 और बाइसल्फाइड था HSO3-। यहां जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सल्फाइड है, मतलब S-2 और बाइसल्फाइड है, मतलब HS-। तो अगर किसी एसिड में हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें एज ए प्रोडक्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं HCl, एक कॉमन एसिड लेते हैं, इसमें मान लीजिए हम डाल देते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड डाल देते हैं, तो इस एसिड का क्लोरीन और इसका जिंक दोनों रिएक्ट करके बना देगा ZnCl2, और ये हाइड्रोजन और ये सल्फर मिलकर के बना देगा H2S गैस। मतलब एसिड रिएक्ट विद मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो याद रखिएगा कि अगर हमको यहां भी सॉल्ट बनाना हो तो हम एसिड में मेटालिक सल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। ये भी सॉल्ट बनाने का एक तरीका है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, को जानेंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड जो है बेस रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, याद रखेंगे। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। किसी भी एसिड में अगर हम लोग बेस डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहां पर एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी और बेस का बेसिक प्रॉपर्टी दोनों खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर HCl में हम लोग NaOH डालते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो रिएक्शंस के बाद जो है सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो एसिड था अपने एसिडिक प्रॉपर्टी को, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस था अपने बेसिक प्रॉपर्टी को खत्म करके जो है फाइनली सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया। क्योंकि यहाँ पर दोनों अपने प्रॉपर्टी को खो देते हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आई एम श्योर ये 6 रिएक्शंस आपको याद हो गया। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दूसरा, एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चौथा, एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पांचवा, एसिड रिएक्ट विद मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और छठा रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप ये 6 केमिकल प्रॉपर्टी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप एसिड से रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे आप आसानी से कर लेंगे। और एक बात जो कि मैंने शुरू से ही आपको बताते रहा है कि एसिड के जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है सारे के सारे सॉल्ट बनाने का तरीका भी है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि सॉल्ट कैसे बनाएंगे तो आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से कह देना है कि अगर हमें सॉल्ट बनानी है तो एसिड में मेटल डालना है, अगर हमें सॉल्ट बनानी है तो एसिड में मेटालिक ऑक्साइड डालना है, अगर हमें सॉल्ट बनानी है तो एसिड में मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड का इस्तेमाल करना है, अगर हमें एसिड से सॉल्ट बनाना है तो एसिड में हम लोगों को मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करना है, या फिर हम लोग एसिड में मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड को भी डाल के सॉल्ट बना सकते हैं, या फिर एसिड में अगर हम लोग बेस डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट। तो आप यहाँ पर एक साथ में दो चीज़ का मजा ले सकते हैं, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी भी और साथ ही साथ सॉल्ट बनाने का तरीका भी। तो आई एम श्योर एसिड से रिलेटेड सारे के सारी जानकारी आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेस क्या होता है पहले ये जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को शुरू होने के दौरान ही बताया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग चखते हैं, स्वाद लेते हैं, और अगर उसका स्वाद तीता होता है, तीखा होता है, तो उसे हम लोग बेसिस कहते हैं। जैसे बीटर गार्ड, चिली, सौंफ, ये सारे के सारे बेसिस है। बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव्स अस बीटर टेस्ट। लेकिन हर एक सब्सटेंस को हम लोग चख भी नहीं सकते हैं, हर एक सब्सटेंस खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है इंडिकेटर्स के तौर पर लिटमस पेपर का, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर जो है बेसिस में डालने के बाद जो है वो अपने कलर में बदलाव लाते हैं, और उस बदलाव के आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बेसिस में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंजेस हो जाएगा। अगर हम लोग रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के बेसिस गिव्स ब्लू कलर ऑन लिटमस पेपर। तीसरा जो तरीका है, जो आर्हेनियस का थ्योरी है, आर्हेनियस के हिसाब से बेसिस आर द सब्सटेंस which dissolve in water to release hydroxide ion OH-। बेसिस वे सब्सटेंस है जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो है हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालेंगे तो ये जो है हमें Na+ और साथ ही साथ OH- को लिबरेट करेगा। ये OH- के कारण जो है ये हमारा बेस है। तो बेस को अगर हम लोग पहचानना है, अगर हम लोग बेसिस का नाम लेंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड वर्ड सुनाई देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर हम लोग बेस का उच्चारण करेंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड वर्ड सुनाई देगा। उसी तरह से अगर हम लोग बेस का फॉर्मूला लिखें तो देख के भी हम लोग पहचान सकते हैं, हमें उसके लास्ट में OH दिखाई देगा। NaOH, KOH, CaOH होल 2, AlOH होल 3 एक्सेट्रा। तो इस आधार पे भी जो है हम लोग पहचान सकते हैं कि बेसिस है। बेस के लास्ट में आपको OH दिखाई देगा। तो अगर आपको लास्ट में OH दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो बेसिस है। तो ये तो हो गया बेसिस के बारे में। अब बात होती है कि बेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसा कि हमने बताया कि फॉर्मूला में हमको अंत में OH दिखाई देगा, और अगर नाम पढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड वर्ड सुनाई देगा। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो केमिकल बेस है या फिर कुछ और है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिस को बनाएं कैसे। बेसिस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका जो होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीका भी है, उसमें क्या करना है, मेटल को रिएक्ट कराना है आपको ऑक्सीजन के साथ में। मेटल, किसी भी मेटल को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। जैसे कैल्शियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर इस मेटालिक ऑक्साइड में आप पानी डाल देंगे तो ये बेस का फॉर्मेशन करेगा। तो बेस बनाने का जो सबसे कॉमन तरीका है, एक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, एंड मेटालिक ऑक्साइड आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म बेसिस। तो ये बेस बनाने का कॉमन तरीका है कि बेसिस बनानी है तो सबसे पहले हमको मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होकर के बेस का फॉर्मेशन करता है। ये तो हो गए बेस बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बेस के बारे में बात करें तो फिर से हम लोग पहुंचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पे बेस दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है। और अगर हम लोग वीक बेस की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस का उदाहरण है। तो जो बेस पानी में डिजॉल्व होकर के आसानी से और जल्दी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है।
और जो धीरे धीरे लिबरेट करता है वो वीक बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसके विपरीत आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस होते हैं। दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के आधार पे अगर हम लोग एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एसिडिटी होता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, किसी बेस में कितना हाइड्रोक्साइड आयन है उसे ही हम लोग उसका एसिडिटी बोलेंगे। मोनो एसिडिक बेस जिसमें कि एक हाइड्रोक्साइड आयन है, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन को एक्वायर करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। वैसे बेसिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा उसको कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। वैसे बेस जिसमें कि दो हाइड्रोक्साइड आयन रहे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग कहेंगे डायएसिडिक बेस। और वैसा बेस जिसमें कि तीन हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, जैसे AlOH3, इसको हम लोग कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो हाइड्रोक्साइड आयन के आधार पर भी हम लोग जो है बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग एसिडिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पूछेंगे व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ ए बेसिस, तो आपको सीधा सीधी कहना है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन अ बेस इज सेड टू बी इट्स एसिडिटी। अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो एसिडिक बेस, दो रहेगा तो डायएसिडिक बेस, तीन रहेगा तो ट्राइएसिडिक बेस। तो इस तरह से हम लोग बेसिस को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, स्ट्रेंथ के आधार पे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के उदाहरण है आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस का उदाहरण है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एसिडिटी ऑफ ए बेसिस, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन ए बेसिस इज सेड टू बी इट्स एसिडिटी। अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन है तो उसको कहेंगे हम लोग मोनो एसिडिक बेस, दो रहेगा तो डायएसिडिक बेस, तीन रहेगा तो ट्राइएसिडिक बेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन के आधार पर भी हम लोग बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिर से एक बार पहुंच जाइए बेसिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वाद अगर लेंगे तो उसका टेस्ट बीटर टेस्ट होगा, वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देता है। और तीसरी बात जो आर्हेनियस ने कही थी कि अगर बेसिस को हम लोग पानी में डिजॉल्व कराएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करेगा। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टी बेसिस के बारे में। अब हम लोग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसका भी मोस्ट केमिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था एसिड के केसेस में एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां भी हम लोग उसी बात को कहेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग बेस को प्राथमिकता देंगे। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम लोग बेस में एसिड डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रिएक्शंस के बाद बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी, एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी को खो देता है और फाइनली सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसका कि न्यूट्रल कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो आई एम श्योर आप जो है बेसिस के बारे में पूरी जानकारी ले लिए हुए होंगे। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बेसिस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बीटर टेस्ट देते हैं, ये लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं। बेसिस को पानी में डिजॉल्व कराएंगे तो ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करेगा। अगर आप बेस को बनाना चाहते हैं तो आपको मेटल में ऑक्सीजन डालना है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और मेटालिक ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होकर के बेस बनाता है। बेसिस को हम लोग स्ट्रेंथ के आधार पर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। साथ ही साथ एसिडिटी के आधार पे
हम लोग बेस में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन को भी गिन करके बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा तो मोनो एसिडिक बेस कहलाएगा, 2 रहेगा तो डाई एसिडिक बेस कहलाएगा, और अगर 3 रहेगा तो ट्राई एसिडिक बेस कहलाएगा। बेस को अगर आप केमिकली जानना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। इस रिएक्शंस में बेसिस जो है एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हो गई बेस की जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में नमकीन होते हैं। अगर उसको हम लोग चखेंगे तो स्वाद में नमकीन होगा। जैसे कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम लोग खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग चखते हैं तो नमकीन स्वाद का होता है, इसलिए उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ को हम लोग चख करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये तरीका फेल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग फिर से आर्हेनियस थ्योरी पर पहुँच जाते हैं। आर्हेनियस के आधार पर कि सॉल्ट वे सब्सटेंस है जो कि पानी में डिजॉल्व होने के बाद जो है न तो आपको हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा और न तो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करेगा। तो वो सब्सटेंस जो कि पानी में डिजॉल्व होकर के न तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है और न तो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट जो है लिटमस पेपर में अनचेंज रहता है, कलरलेस रहता है या फिर वाइट कलर देता है। लिटमस पेपर को अगर हम लोग डुबाएं सॉल्ट में, किसी भी तरह का क्यों ना रहे, तो वो कलरलेस हो जाएगा या फिर वाइट कलर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट को पहचान सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्ट को पहचाने कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर खाने योग्य सामान है उसको खा करके देख सकते हैं कि सॉल्ट है कि नहीं है। सॉल्ट को बनाएं कैसे, हाउ टू प्रिपेयर ए सॉल्ट। तो फिर से एक बार पहुंच जाइए एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एसिड का जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट होता है। अगर आपको कहे कि सॉल्ट कैसे बनाएंगे तो फिर से आइए कि सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग एसिड में मेटल डालेंगे, एसिड में मेटल डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका हो गया एसिड में अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तीसरा तरीका हो गया एसिड में अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। एसिड में अगर हम लोग मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट डालेंगे तो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। एसिड में अगर हम लोग मेटालिक सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड डालेंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट बनाने का तरीका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर एसिड में हम लोग बेस डालेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो आप ये 6 तरीके से सॉल्ट को बना सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि सॉल्ट कैसे बनाना है। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड का, सारे के सारे सॉल्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हो गया सिंपल सॉल्ट, जिसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं। वैसे सॉल्ट जो कि डिसोसिएशन के बाद जब उसको हम लोग तोड़ेंगे, केमिकली ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या फिर किसी अन्य तरीके से, तो डिसोसिएशन के बाद जो है सिंपल केटायन और सिंपल एनायन दे तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर ये ब्रेक करेगा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। जिंक ब्रोमाइड, अगर ये ब्रेक करेगा तो जिंक +2 और ब्रोमाइड -1। तो ये सभी सॉल्ट जो है आपके सिंपल सॉल्ट है। दूसरा हो गया मेरा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं, वैसे सॉल्ट जिसमें कि पार्शियल अमाउंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रह जाते हैं। मतलब सॉल्ट तो है लेकिन थोड़ी सी उसमें हाइड्रोजन आयन है जिसको कि हम लोग चाहे तो हटा सकते हैं। वैसे सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, इसमें देखिए थोड़ा सा जो है हाइड्रोजन आयन रह गया है जिसको रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। उसी तरह से होता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वैसे सॉल्ट को कहते हैं जिसमें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। जैसे जिंक ब्रोमाइड और जिंक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जो है, या फिर जिंक क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जो है,
इसमें जो है सॉल्ट तो है लेकिन थोड़ा सा अमाउंट जो है बेस का भी रह चुका है, तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग कहते हैं बेसिक सॉल्ट। चौथा होता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। वैसे सॉल्ट जिसमें कि 2 केटायन या फिर 2 एनायन रहेगा उसको हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। जैसे NaKSO4 सोडियम पोटासियम सल्फेट, इसमें देखिए आप 2 केटायन है, एक Na+ और एक K+ है, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। वैसे सॉल्ट जिसमें कि 2 केटायन या फिर 2 एनायन, जिंक आयोडोब्रोमाइड ZnIBr, इसमें देखिए 2 निगेटिव आयन है, आयोडाइड है और ब्रोमाइड है, तो वैसे सॉल्ट जिसमें कि 2 केटायन या फिर 2 एनायन रहे उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। अब अगली बात होता है डबल सॉल्ट का। नाम से ही स्पष्ट है, डबल, 2 सॉल्ट रहेगा, डबल सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि हो गया पोटासियम फिटकिरी, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। इसमें आप देखिए इसमें 2 सॉल्ट है, एक है पोटासियम सल्फेट और एक है एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह के सॉल्ट को जिसमें कि 2 सॉल्ट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट कहते हैं। अगला होता है हाइड्रेट सॉल्ट। हाइड्रेट सॉल्ट वैसे सॉल्ट जिसमें कि वाटर रहता है, जिसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट सॉल्ट। जैसे ब्लू विट्रॉल CuSO4 5H2, वैसे इसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें वाटर की मौजूदगी के कारण इसको हम लोग हाइड्रेट सॉल्ट कहते हैं। और इसका कॉमन नेम हो गया, बाजारू नेम हो गया ब्लू विट्रॉल, जिसको हम लोग तूतिया भी कहते हैं। उसी प्रकार से होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट विट्रॉल। उसी तरह से होता है FeSO4 7H2O, जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। तो वैसे सॉल्ट जिसमें कि पार्शियल अमाउंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कुछ मात्रा जो है पानी की मौजूद रहती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको कहते हैं? वैसा सॉल्ट जो सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन से मिलकर के बना होता है। वैसा सॉल्ट जो कि सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन या फिर कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या नहीं है? ठीक है, तो इसको जानते हैं हम लोग। K4FeCN होल 6 पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है। हम कैसे जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमेशा याद रखिएगा इस तरह का एक ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर किसी सॉल्ट में ये ब्रैकेट मिल जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा एक यूनिट होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स यूनिट कह सकते हैं। तो इसमें पोटासियम जो है सिंपल केटायन है और हेक्सासाइनोफेरेट जो है आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि सॉल्ट आपके 7 तरह के होते हैं। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सिंपल सॉल्ट जो कि सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से मिलकर के बने होते हैं। एसिडिक सॉल्ट वैसे सॉल्ट जिसमें कि पार्शियल अमाउंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन रहता है। बेसिक सॉल्ट जिसमें कि थोड़ी सी मात्रा जो है हाइड्रोक्साइड आयन की रह जाती है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक सॉल्ट। उसके बाद हो गया आपका मिक्स सॉल्ट, वैसे सॉल्ट जिसमें कि 2 केटायन या फिर 2 एनायन रहता है, उसको मिक्स सॉल्ट कहते हैं। फिर हो गया आपका डबल सॉल्ट, वैसे सॉल्ट जो कि 2 सॉल्ट से बने होते हैं, छोटे छोटे सॉल्ट से बने होते हैं। जैसे कि आपका जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पढ़ लिया K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O पोटासियम, जिसको हम लोग फिटकिरी भी कहते हैं। उसका तो हाइड्रेट सॉल्ट वैसे सॉल्ट जिसमें कि वाटर वेपर रहता है, उसको हाइड्रेट सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O को लिया है, जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। और हो गया अंत में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट K4FeCN होल 6 पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस तरह से आपको ये 7 तरीके से हम लोग सॉल्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये तो
आप लोगों ने जान लिया कि एसिड कौन होते हैं, बेसिस कौन होते हैं, सॉल्ट कौन होते हैं, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, ये सब चीज़ों से आप अवगत हो गए हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये जो आप एसिड बेसिस और सॉल्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग होता है। इसका इस्तेमाल आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिसिनल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आज के टाइम में फार्मर जो मॉडर्न टेक्निक से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए सबसे पहले अपने सॉइल का टेस्ट कराते हैं, मिट्टी का टेस्ट करते हैं कि मिट्टी में एसिडिसिटी की ज़्यादा है कि बेसिसिटी है कि सॉल्टी नेचर का है। और उसके नेचर को जानने के बाद जो है उसमें कुछ एक जो है सब्सटेंस को डालते हैं। एसिडिक रहेगा तो उसके एसिडिक को घटाने के लिए बेसिक सब्सटेंस डालते हैं, बेसिक नेचर का रहेगा तो उसको घटाने के लिए एसिडिक डालते हैं। इस तरह से उसमें सुधार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को पाते हैं। सॉइल टेस्ट में हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मिट्टी का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है कि सॉल्टी नेचर। इसी प्रकार से मछली पालन में भी जो है फार्मर आज के टाइम में जो है वाटर का टेस्ट कर लेते हैं कि वो पानी कैसा है, खारा पानी है कि एसिडिक पानी है कि बेसिक पानी है, और उस आधार पर जो है मछली पालन करते तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पाते हैं और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाते हैं। साथ ही साथ मेडिसिनल सेक्टर में भी डॉक्टर्स या जो भी आपका लेबोरेटरी के पर्सन्स होते हैं वो बॉडी के जो है ब्लड वगैरह को जांच करते हैं और उस आधार पे शरीर में हुए चेंजेस का पता लगाते हैं और उस चेंजेस के आधार पे उसको ख़त्म करने के लिए, फिर उसमें सुधार करने के लिए हमें मेडिसिन वगैरह का सुझाव देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए एसिडिटी, बेसिसिटी और सॉल्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मॉडर्न टाइम में हम लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने आप को और अन्य सभी लोगों को जो है बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आई एम श्योर आज के क्लासेस में आप लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी ले लिए होंगे और काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।